सुनील, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? उन्होंने मेरे बालों को नोच रखा है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? इतने में सुनील खींचकर राधिका की गाल पर जोरदार तमाचा लगाता है, जिसके निशान उसके गोरी चमड़ी पर छप जाते हैं। सुनील, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? हाँ, उठाया, और अब हर दिन उठाऊंगा। सुनील, तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुझसे कोई कभी प्यार नहीं किया। मैं तो जानबूझकर तेरे नजदीक आना चाहता, और तूने खुद ही मेरे आगे शादी का प्रपोजल रखकर मेरा काम आसान कर दिया। इस शादी से पहले हमारी एक प्लानिंग थी हमारे परिवार की। किस लड़की से बात करता रहता है सारी सारी रात? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करवाऊंगी मैं तेरी। हाँ और क्या, सही कहा। वैसे कौन है वो लड़की, हमें भी बताओ देवर जी। अब सुनील एक शातिर मुस्कान देते हुए कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने जो लड़की फंसाई है ना, वो सोने की मुर्गी है। वो बस एक बार मेरे पिंजरे में फंस जाए, उसके बाद तो हमारी जिंदगी राजा महाराजाओं की वाली हो जाएगी। अरे, अपने बाप की अमीर लाडली बेटी है वो। बाप रे, राजा महाराजा, इतने पैसे मिलेंगे क्या? अरे बहुत पैसे मिलेंगे भाभी, बहुत दहेज आएगा, वहां से भर भर कर करोड़ों रुपए आएंगे। भाई, हमारी तो लाइफ सेट हो जाएगी। मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, बस एक बार लड़की आ जाए। हाँ, लाइफ सेट करने के लिए तो उसके आगे पीछे घूम रहा हूँ। बस दहेज और करोड़ों रुपए पाने के लिए मैंने ये शादी की थी, लेकिन तुम्हारे बाप की तो शादी से पहले ही स्थिति खराब हो गई, जिस वजह से मुझे तुम्हें मजबूरन साधारण रूप से शादी करके यहाँ लाना पड़ा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। और क्या, पूरे समाज में बता चुके थे हम तेरे बारे में, बदनामी होती अगर ये शादी नहीं होती। इसीलिए तुझे हम यहाँ लेकर आए, लेकिन यहाँ तुझे कभी बहू का दर्जा नहीं मिलेगा। तू इस घर में रहेगी तो बनकर सिर्फ एक नौकरानी। अब नीलम अपनी छोटी भाभी का हाथ मरोड़कर उसे कमरे में ले जाती है और धक्का मारती है। जाकर सो जाओ, क्योंकि कल सुबह नौकरानी की तरह तुम्हें काम भी करना है। ससुराल में राधिका का आज पहला दिन था, और पहले ही दिन राधिका की जिंदगी का तख्ता पलट चुका था। अब राधिका अपने कमरे में करवट करके सो रही होती है, उसकी आंखों से डब डब आंसू गिर रहे होते हैं। हे भगवान, मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने क्यों ये शादी करने का फैसला किया? और ये सुनील, ये इतना बड़ा गद्दार निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये बात तो अब मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती। मेरे पिता तो पहले ही बिजनेस में हुए लॉस से बहुत परेशान है, और अगर उन्हें पता चला कि मेरी शादी भी एक गलत घर में हुई है, नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अब सुबह 5 बजे लाजवंती राधिका के कमरे का दरवाजा तेजी से पीटती है। इतने में सुनील लात मारकर राधिका को बेड से जमीन पर गिरा देता है। सुनील, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने मुझे लात मारा? हाँ, तो तुझे सुनाई नहीं दे रहा? माँ कब से दरवाजा पीट रही है, तेरे चक्कर में मेरी नींद क्यों खराब हो? अब राधिका उलझे बाल सिंपल साड़ियों के साथ दरवाजे को खोलती है। क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों पीट रही हैं? वैसे भी सारी रात मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी, नींद नहीं आई ठीक से। ये ओवर थिंकिंग का ड्रामा ना अपने मायके में करियो, क्योंकि वहाँ तू लाडली है और यहाँ नौकरानी। जा जाकर रसोई का काम कर। अब राधिका नहाकर रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई चारों तरफ से गंदी है, झूठे बर्तन सिंक में भरे हैं, जिन पर मक्खियां भिनक रही, स्लैब भी चिकनाई से भरी पड़ी है। हे भगवान, मैंने आज तक अपने घर में एक प्लेट नहीं उठाई, और यहाँ मुझे इतनी गंदी रसोई साफ करनी पड़ेगी। क्या हो गया देवरानी जी, काम देखकर घबरा गई? बेचारी, क्या कह रही थी तुम्हारी मम्मी? बहुत लाडली है हमारी बेटी, पर यहाँ तो तुम नौकरानी बन गई। चलो साफ करो इसे फटाफट। अगर दहेज में मोटा पैसा और इस रसोई को मॉड्यूलर करने वाली मशीन लेकर आती ना, तो ये हालत नहीं होती तुम्हारी। अगर मुझे पता होता ना कि आप लोग शादी बस पैसों के लिए कर रहे हैं, तो भगवान की कसम मैं ये शादी कभी नहीं करती। अब राधिका झाड़ू लगाती है, रसोई साफ करती है, झूठे बर्तन धोती है, और फिर सारे परिवार के लिए खाना बनाती है और खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी लोग खाना खाते हैं। मम्मी, मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। खाना अच्छा बना होगा तब अच्छा लगेगा ना। अब गुस्से से लाजवंती तेजी से प्लेट अपनी बहू के ऊपर फेंकती है, और वो उड़ती हुई प्लेट राधिका की गर्दन पर आकर लगती है, जिससे राधिका की गर्दन पर कट लग जाता है। माँ, पापा, माँ जी क्या कमी है इस खाने में? और सच कहूँ तो मैं अपने घर की लाडली बेटी थी, मैंने कभी वहाँ खाना नहीं बनाया। मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ये खाना बनाया है, और आप ऐसा कर रही हैं मेरे साथ। हाँ, थी तू अपने मायके में लाडली, लेकिन यहाँ तो तू नौकरानी है ना। और मेरी बेटी मेरी बहुत लाडली है, उसको ये खाना पसंद नहीं आया। जा जाकर दोबारा बना।
अब राधिका रसोई में जाती है, दोबारा खाना बनाकर लेकर आती है। सभी लोग खाना खाते हैं। सबके खाने के बाद राधिका एक साफ सुथरी प्लेट में अपना खाना लेकर बैठती है कि तभी उसकी सास उसके बालों को पीछे से खींचती हुई कहती है, तूने सोच भी कैसे लिया कि तुझे इस घर में ताजा खाना खाने को मिलेगा? अरे हम लोगों ने जो जूठन छोड़ा है ना, तू वो इकट्ठा करके खाएगी। ला ये खाना मुझे दे। अब लाजवंती साफ सुथरा खाना अपने हाथ में लेती है और झूठा बचा खाना राधिका के आगे रखती है, जिसे राधिका को मजबूरन खाना पड़ता है। इसके बाद राधिका सारे झूठे बर्तन धोती है और फिर अपने कमरे में आराम करने जा रही होती है कि तभी उसे हॉल में सभी लोग रोक लेते हैं और सभी के हाथ में उनके गंदे कपड़े होते हैं। कहाँ चली महारानी आराम करने? सोने से पहले मेरे कपड़े धो दो। और मेरे भी कपड़े गंदे हैं, इसे साफ करो। मेरी भी ये महंगी साड़ियाँ हैं, इसे अच्छे से धो देना, इसमें कोई दाग नहीं आना चाहिए। मेरी साड़ी भी पकड़ो और जाकर इसे साफ करो। सुबह से काम कर रही हूँ मैं, भी थोड़ा सा आराम करने जा ही रही थी कि आप सबने फिर से मुझे काम बता दिया। अब लाजवंती गुस्से से साड़ी का फंदा अपनी बहू की गर्दन में कसके बांधकर उसे खींचने लगती है। जुबान लड़ा रही है? अरे तू इस घर की नौकरानी है और नौकरों को आराम करना शोभा नहीं देता। माँ जी, मेरी सांसें रुक रही है, मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, रुकिए। अब राधिका की गर्दन लाल हो जाती है। वो रोते हुए बाथरूम में बैठकर सभी के गंदे कपड़ों को साफ करती है। इसी तरह शाम को राधिका सबको चाय बनाकर देती है और चाय पीते ही लाजवंती गरम गरम चाय राधिका के मुंह पर फेंक देती है। राधिका का चेहरा लाल पड़ जाता है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? अब क्या गलती कर दी मैंने? ये चाय जरूरत से ज्यादा मीठी है। तू क्या चाहती है, मैं डायबिटीज की शिकार हो जाऊं? पर आप ये बात बोल भी तो सकती थी, यूं गरम चाय फेंकने की क्या जरूरत थी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ससुराल ऐसा होगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी बहू जो अमीर घर की लाडली बेटी है, वो शादी के बाद मेरे घर में खाली हाथ आएगी। एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई तू इस घर में, चली जा यहाँ से। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन राधिका अपने कमरे में बैठी हुई रोती है कि तभी वहाँ पर लाजवंती अपनी गंदी साड़ी लेकर आती है। ये तूने कैसे कपड़े धोए हैं? ऐसे धोते हैं कपड़े? अब लाजवंती अपनी बहू का बाल पकड़कर उसे खड़ा करती है और उसका सिर दीवार पर मार देती है, जिससे राधिका के सिर से खून गिरने लगता है। मेरे को इतनी तकलीफ क्यों दे रही है माँ जी? मेरे पिताजी का बस एक लॉस हो गया था, जिस वजह से वो आपको कुछ नहीं दे पाए, लेकिन उसकी सजा आप मुझे यूं दिन रात मत दीजिए। अब इतने में राधिका का फोन बजता है। माँ जी, मायके से मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। अच्छा, करमजली समधन फोन कर रही है, ठीक है कर बात, लेकिन उससे पहले अपना ये खून साफ कर। मैं यहाँ गेट से देख रही हूँ, तूने यहाँ के बारे में कुछ कहा ना तो देख क्या हश्र करूंगी मैं तेरा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, ये फैसला तो मेरा था ना। अगर मैंने उन्हें कुछ बताया तो मेरी ही बदनामी होगी। मैं उन्हें नहीं कहूंगी कि उनकी लाडली बेटी अपने ससुराल में एक नौकरानी की जिंदगी व्यतीत कर रही है। अब राधिका अपना सिर साफ करती है, मेकअप लगाती है और अच्छी सी साड़ी पहनकर अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। माँ कैसी हो? भाई कैसा है? और पापा वो कहाँ है? वो लोग कहीं बाहर गए हैं काम से। मैं अकेली थी तो तुझे फोन कर लिया। और हाँ, 2 दिन बाद मैं तुझसे मिलने भी आ रही हूँ। अच्छा, आप आ रही हो क्या? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अभी मैं रखती हूँ, काम बहुत है। ठीक है बेटी। अब 2 दिन बाद राधिका से मिलने उसकी माँ आती है, जहाँ राधिका को सबने जबरदस्ती सुंदर साड़ी और गहने पहनाए हुए होते हैं। नमस्कार कविता जी, बैठिए। देवरानी जी, आप अपनी मम्मी जी के पास बैठो, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। अब रसोई में जाकर शिप्रा चाय पानी बनाती है और अपनी देवरानी की माँ को देती है। आंटी जी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे मम्मी जी, आप आ रही थी तो फोन कर देती, मैं लेने आ जाता। अरे अरे बस ठीक है दामाद जी। वहीं राधिका अपनी निगाहें घुमा घुमा कर ससुराल वालों को देख रही होती है। मेरी माँ को देखकर इतना परिवर्तन, और पीठ पीछे ये लोग कैसे हैवान बन जाते हैं। अब राधिका की माँ खाना खाती है, फिर कमरे में आराम करती है। राधिका बेटी, तू बहुत खुश है ना यहाँ पर? अब राधिका कुछ बोलती है, इतने में दरवाजे पर लाजवंती आ जाती है। ठीक है ना आप कविता जी? जी मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बहुत अच्छा परिवार मिला है इसको। हाँ माँ, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। अब अगले दिन राधिका की माँ राधिका से मिलकर चली जाती है। अब इसी तरह एक दिन बालकनी में सुनील, ठीक है तू मेरी टिकट भी बुक कर, मैं भी तुम लोगों के साथ मनाली ट्रिप पर चल रहा हूँ। अब वहीं कमरे के दरवाजे पर खड़ी राधिका यह सब सुनकर अंदर जाकर पैकिंग करने लगती है। तभी वहां पर सुनील आता है। ये क्या कर रही है तू? कहाँ जाने के लिए कपड़े पैक कर रही है? अभी तुमने कहा ना बाहर की मनाली ट्रिप पर जाना है। अब सुनील राधिका के बाल खींचकर, तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी,
तुझे लेकर जाऊंगा मैं ट्रिप पर। तभी वहां पर लाजवंती आ जाती है और एक चांटा अपनी बहू के मुंह पर लगाती है और बैग से सारे कपड़े फेंकने लगती है निकालकर। सही कहा, अरे जा जाकर बर्तन धो, बढ़िया ही ट्रिप पर जाने वाली। अब रोती हुई राधिका रसोई में बर्तन धोती है। ये लोग एक ट्रिप के लिए मुझे मार रहे, वही मेरे पापा। पापा ये क्या है? स्विट्जरलैंड की टिकट है, तू बोर हो रही थी ना घर में, इसलिए तेरी टिकट कटवा दी। जा घूम फिर, तुझे अच्छा लगेगा। सच में मेरे पापा ने मुझे बहुत नाजों से पाला था, बहुत याद आ रही है पापा आपकी। अब इसी तरह एक दिन राधिका सब्जी का थैला लेकर घर आ रही होती है कि तभी उसकी एक फ्रेंड अपनी बड़ी सी गाड़ी में उसे देख लेती है और वो फौरन गाड़ी से उतरकर उसके पास आती है। राधिका, ये कैसी हालत हो गई है तेरी? तूने तो लव मैरिज की थी ना, इतने निशान शरीर पर, और यार तू तो अपने पापा की लाडली बेटी थी ना, पर अभी तो तेरी हालत किसी नौकरानी से भी बदतर लग रही है। ये सुनकर राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हाँ, ये सब मेरे गलत फैसले का नतीजा। चल मैं चलती हूँ, बात करने का समय नहीं है। अब एक रात राधिका के पिता का फोन आता है। राधिका चुपचाप टेरेस पर आती है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी, बहुत दिन हो गए थे तेरी आवाज नहीं सुनी थी, और हाँ अब तेरे पिता के हालात ठीक हो गए हैं। तू बोल दो, कुछ पैसे भिजवा दूं? पापा ये लोग आपकी फूटी कौड़ी लेने के भी लायक नहीं है, आप इनके बारे में इतना मत सोचिए। नहीं पापा, यहाँ सब कुछ है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन लाजवंती के घर में दूर के रिश्तेदार के यहाँ से पार्टी का इनविटेशन आता है। माँ जी चलिए, मुझे साड़ी लेनी है, रात को पार्टी में पहनना जो है। मुझे भी चाहिए साड़ी। ये सुनते ही लाजवंती जो कपड़े प्रेस कर रही होती है वो गरम गरम प्रेस राधिका के हाथ पर रख देती है। माँ जी, अरे मैं तुझे क्यों दूं सुंदर कपड़े, नौकरानी के ऊपर तो फटे पुराने ही कपड़े जचते हैं। अब राधिका रोती हुई कमरे में आती है। ये लोग मुझे कपड़े के लिए कितना तरसा रहे, मेरा परिवार तो मुझे। माँ मुझे ये सारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो बेटी सब खरीद लो। सच्ची माँ, सुनिए, मुझे आप ये पिंक, ब्लैक, ब्लू और ये रेड कलर का गाउन पैक करके दे दीजिए, मेरी मम्मी पेमेंट कर देंगी। माँ, यहाँ मुझे कोई आपकी तरह प्यार नहीं करता। अब शाम को राधिका अपने परिवार वालों के साथ फटे पुराने कपड़ों में पार्टी में आती है। बाप रे, ये तुम्हारी बहू है लाजवंती, ये तो किसी नौकरानी जैसी प्रतीत हो रही है। और तुम तो कह रही थी कोई अमीर बहू आई है तुम्हारे घर में। हाँ, बेटे की शादी की तो अमीर घर में ही थी, लेकिन शादी से पहले इसका बाप फकीर चंद हो, इसीलिए अब मैं इसे अपने घर में नौकरानी बनाकर रखती हूँ। बस कीजिए आप लोग। अब राधिका इतना बोलती है कि तभी उसका पति उसको खींच के तमाचा लगाता है। रिश्तेदारों के सामने अपना मुंह खोलने की कोशिश कैसे की तूने? अब इसी तरह देखते देखते राधिका की शादी का 1 साल निकल जाता है और आज उसकी शादी की एनिवर्सरी होती है। राधिका मंदिर के पास पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति आता है और उसके बालों को पकड़कर मंदिर के ऊपर उसका सिर पटक देता है। क्या पूजा पाठ में लगी हुई है? अपनी और मेरी जिंदगी तो खराब कर ही दी तूने। आज वही दिन है ना जिस दिन मेरी तुझसे शादी हुई थी। जिंदगी मेरी खराब हुई है तुम जैसे इंसान से शादी करके। तुम तो अपनी जिंदगी आज भी वैसे ही व्यतीत कर रहे हो जैसे तुम थे, लेकिन मैं तो अपने बाप की लाडली बेटी से ससुराल में नौकरानी बन गई। अब लाजवंती खींचकर एक चांटा लगाती है वहां आकर अपनी बहू को। बहुत पटर पटर बोल रही है। खैर बेटा, इसकी एक एनिवर्सरी तो करनी पड़ेगी, वरना समाज में बेइज्जती होगी। जाकर पूरा घर साफ कर तू और सजावट कर, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। अब राधिका की आंखें नम हो जाती हैं और सिसकियों के सिवा उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। अब राधिका पूरा घर साफ करके उसे अपने हाथों से सजाने लगती है। दूसरी तरफ घर वाले शॉपिंग मॉल में। मम्मी जी, आप भी ना ये फालतू के नाटक में फंस गई। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का। सच में, जैसे हम इसकी बेइज्जती करते हैं ना, इसकी तो सिर्फ बेइज्जती ही होनी चाहिए। देखो लोग क्या कहेंगे, बेटे की पहली सालगिरह मनाई नहीं इसीलिए कह रही हूँ। वैसे बेइज्जती तो मैं इसकी सरेआम कर सकती हूँ। हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा है जिसमें सब रिकॉर्ड है, और आज वो वीडियो पूरा मेहमान देखेंगे और इसके ऊपर हंसेंगे। अब शाम को घर में मेहमान का आगमन होता है। घर के सभी सदस्य सुंदर कपड़ों में होते हैं, लेकिन केक के सामने राधिका फटी पुरानी साड़ी में सिर और मुंह पर जख्म लिए खड़ी होती है। खड़ी क्या है, केक काट। अब राधिका थरथराते हाथों से केक काटती है कि तभी उसके चेहरे पर एक फ्लैश लाइट आती है। अपने चेहरे पर हाथ रखकर राधिका अब राधिका धीरे धीरे हाथ हटाती है तो देखती है कि दीवार पर प्रोजेक्टर के सहारे उसके ऊपर किए गए सभी अत्याचारों को मेहमानों को दिखाया जा रहा है और मेहमान हंस रहे हैं तो कुछ दंग हो चुके हैं। बाप रे बाप, ये लड़की तो अपने पिता की लाडली बेटी थी ना, इसके ससुराल में ये सब होता है।
और ये सुनने में आया था कि दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए ससुराल वालों ने नौकरानी बना दिया। माँ जी रुक जाइए, इसे बंद कर दीजिए। अरे अकेले में आप मेरे ऊपर अत्याचार करती है जिसे मैं सहती हूँ, चुपचाप। वो कम है क्या जो अब आप समाज के सामने भी मुझे जलील कर रही हैं? तभी मेहमानों की भीड़ से राधिका के पिता उसके पास आते हैं। पापा, आप यहाँ पर? मैंने बुलाया नहीं आपको। हाँ, तूने मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन मुझे याद था कि आज तेरी शादी को 1 साल हो गया है। सोचा था शादी में कुछ नहीं दे पाया तो अब दे दूंगा। देख, वसीयत लेकर आया था मैं तेरे लिए। अब ये सुनते ही राधिका के ससुराल वालों को अपनी बहू के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। वो फौरन राधिका के पास आते हैं। अरे समधी जी, आप यहाँ पर? अरे आपने इस वीडियो को सीरियसली ले लिया क्या? यह तो बस एक AI वीडियो है। हाँ, और आपकी बेटी आज सुबह गिर गई थी, देखिए कितनी चोट लग गई है। ध्यान नहीं रखती बिल्कुल भी अपना। वैसे आप क्या कह रहे थे? कैसी वसीयत लेकर आए हैं आप? कितनी जमीन है इसके अंदर? अब ये सुनकर राधिका गुस्से से अपने पति को खींच कर चांटा लगाती है और अपनी सास को धक्का मारती है। बस कीजिए, पहले तो मैं चुप थी, लेकिन अब नहीं। अब मेरे पिता ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है और अब मेरे पास उनका सपोर्ट है। अब मैं आप लोगों की एक भी चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, आप लोगों ने अपनी ही हरकतों की वजह से अपनी सच्चाई पूरे समाज के सामने लाकर रख दी है ना। पूरे समाज ने देख लिया है कि कैसे दौलत के लिए आप मुझे इस घर में बहू बनाकर लेकर आए और दौलत ना मिलने पर आपने मेरे साथ क्या किया। और अब जब दोबारा मेरे पापा ने आपको चंद वसीयत देने की बात की तो आपके अंदर मेरे लिए प्यार उमड़ने लगा। सही कह रही है बहू, इसको लग रहा होगा कि हमें ये देखकर मजा आएगा, लेकिन हमें तो घिन आ रही है इस परिवार से। सुनिए अनमोल जी, आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। समाज की चिंता मत कीजिए, ये इन पापियों के बीच रहने के लायक नहीं है। हाँ, मैं अपनी अभी ये बेटी को इन कंजरों से दूर ले जाऊंगा। ये तो मेरी बेटी की गलती है जो उसने मुझे अब तक कुछ बता नहीं रखा था। अब गुस्से से अनमोल केक उठाकर अपने समधन के मुंह पर फेंकता है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। बाप रे, इस घर में तो अब दोबारा कोई अपनी बेटी नहीं देगा जिंदगी में। अब सभी मेहमान राधिका के ससुराल वालों के मुंह पर थूक कर चले जाते हैं। माँ जी, ये क्या हो गया हमारे साथ? बहू, पैसों के लालच में हम लोगों ने एक लड़की के साथ बहुत गलत किया। हमने इतना पाप किया है कि शायद अब इन पापों का पश्चाताप भी नहीं हो सकता। हमें समाज का कोई एक शख्स भी माफ नहीं करेगा। अब उस दिन के बाद से लाजवंती के परिवार से सभी लोग घिन करने लगते हैं। वहीं सुनील से अब कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहती। वहीं राधिका के पिता कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में करवा देते हैं, जहां वो काफी खुश रहती है।